जब से प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय गए हैं और लौट करके आए हैं, भारत द्रोही खिलाड़ियों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 25 के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ने का प्रस्ताव पेश कर दिया है क्या? तो क्या 79 साल की उम्र में भी वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, या फिर नरेंद्र मोदी एक इस तैयारी में हैं कि वो संघ ये तय करे कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? और मोदी के अलग अलग फ्रेम कई चीजें बताती है इस बात को कि संघ और बीजेपी एक दूसरे से अलग कतई नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे नरेंद्र मोदी, या यूं कहे कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय पहुंचा। अब चर्चा तो जोरों पे होनी थी। आखिर 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद संघ का एक प्रचारक जिसने पूरी जिंदगी संघ को समर्पित कर दिया, वो बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय जाने में इतना समय क्यों लगाया? संघ और आरएसएस, या यूं कहे संघ और बीजेपी, या यूं कहे कि संघ, बीजेपी और मोदी में फासला कितना है, फर्क कितना है? जब से प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय गए हैं और लौट करके आए हैं, भारत द्रोही खिलाड़ियों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से। दरअसल 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या दोनों अवकाश लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा प्रेशर है, या मोदी इस प्रेशर को कहीं और घुमा रहे हैं? मोदी फुल टाइम पॉलिटिशियन है और उनकी एनर्जी आज भी युवाओं के, जो पॉलिटिशियन, युवा पॉलिटिशियन है, उससे ज्यादा नजर आता है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी जब संघ मुख्यालय गए तो उन्होंने खुद एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिससे यह दिखाई दे रहा हो कि मोदी अब 2025 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या मोदी एक बड़ी जल्दबाजी में हैं? और संघ मुख्यालय की कुछ तस्वीरें, कई बार कहा जाता है कि कुछ फ्रेम बहुत कुछ बोलता है। ये तस्वीरें आमतौर पे कोई सदमा मातम का समय नहीं था वहां। ये तस्वीर कई सवाल उठाते हैं। संघ और बीजेपी का रिश्ता हाल के दिनों में प्रधानमंत्री को सबक सिखाने का रिश्ता, और उस बीच ये फ्रेम एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या जिस नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा कि वो भारत के प्रधानमंत्री आने वाले समय में 75 साल की उम्र में, जहां जिस सरकार के दौरान यह भाव बना हो कि 75 साल की आयु में कोई प्रधानमंत्री, 75 साल के बाद कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में इस तरह से नहीं रहेगा, और माना गया कि यही तर्क, यही भाव जो है वो बीजेपी ने अपने दूसरे नेताओं के लिए दिए। यही भाव बीजेपी ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए अपनाए। तो क्या यही भाव प्रधानमंत्री मोदी अपनाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 25 के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ने का प्रस्ताव पेश कर दिया है क्या? ये फ्रेम बहुत कुछ ऐसा बताता है कि मोदी संघ के क्या इस दबाव में, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनुशासन को मानते हुए कि वो 2025 के सितंबर बाद से प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के लिए की तैयारी, तेवर कुछ दूसरे ढंग से बन रहे हैं? ईद के बाद वक्फ बिल संसद में पेश करने का सरकार का प्लान, जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में इसे पहले पास करा करके, निकाल करके इसे अब संसद से पास कराने का प्लान, चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को साधते हुए हर हाल में इस बिल को संसद से पास करा लेना,
दरअसल आरएसएस का सपना 370 का खात्मा और राम मंदिर सबसे बड़ा था। उसके बाद कॉमन सिविल कोड उसमें है, लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए लागू करके जो गांधी के दौर का जो एक सपना था उसे पूरा किया। तो सही मायने में संघ के जितने सपने थे वो मोदी काल में पूरे हो गए। संघ और मोदी को आप अलग करके नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी एक पूर्णकालिक प्रचारक हैं और वो उतने ही संघी हैं जितने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। पूर्णकालिक प्रचारक जिसने अपनी पूरे जीवन को समर्पित कर दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। नरेंद्र मोदी उसी ढंग के स्वयंसेवक हैं, एक पूर्णकालिक प्रचारक हैं। इसीलिए सबसे बड़ी भूल इस बात को लेकर के है कि जब ये नैरेटिव बनाया जाए कि संघ और मोदी के बीच एक टकराव है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अपेक्षाएं कुछ और होंगी, इस लिहाज से कुछ ना कुछ टकराहट तो होगी। और संघ के स्वयंसेवकों ने इस बात को लेकर सामने कहा भी, यहां हमने थोड़ा चूड़ियां टाइट कर दी। तो 240 पे अटकी जब भाजपा थी तो प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी कार्यालय में हताश मूड था। अब जो लोग ये इस जल्दबाजी में हैं कि नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं हो रहा, योगी आदित्यनाथ को लाया जाए, क्या इसीलिए एक बड़ी जल्दबाजी में या यूं कहें या फटाफट क्रिकेट के स्टाइल में नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं? वक्फ बिल पास करने के बाद साफ साफ जो अमित शाह कह रहे हैं उसमें उनकी तैयारी पूरी तरह से कॉमन सिविल कोड को लेकर के है। और उन्होंने इस बात को सामने रख दिया कि कॉमन सिविल कोड वक्त के बाद देश भर में जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां लागू कर दिया जाएगा। ये राज्यों का विषय होगा और उसके बाद जब भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा उसके बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। अमित शाह ने नाविका कुमार के शो में स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो कॉमन सिविल कोड तो ला करके रहेंगे। अब इसके बाद सोचिए फिर बचता क्या है। अमित शाह तो संसद में यह भी कहते हैं कि अभी 20 साल हम और शासन करेंगे, और प्रधानमंत्री तो अगले चुनाव तक की बात कर जाते हैं। 2016 में मुझे लगता है कि जब परीक्षा पर चर्चा वो कर रहे थे, एक बच्चों के सवाल के जवाब में जब उसने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा 2019 और 24, मतलब 24 तक तो कोई चांस नहीं है। ये उन्होंने साफ कहा कि 19 के चुनाव में कोई चांस नहीं है, लेकिन अब 24 में वो चुनकर आए तो क्या 29 में भी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार वही होंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। इसलिए कि 2025 में ही नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या 79 साल की उम्र में भी वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, या फिर नरेंद्र मोदी एक इस तैयारी में है कि वो संघ ये तय करे कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र मोदी उत्तराधिकारी कोई सौंप कर नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी लकीर इतनी लंबी कर लेगा वो खुद प्रधानमंत्री बनेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी को चाह करके भी उस समय के तमाम कद्दावर लोग रोक नहीं पाए। हर हाल में मुरली मनोहर जोशी प्रधानमंत्री तो क्या सांसद भी बनारस से नहीं बनने देना चाहते थे। ये सर्वविदित है, मैंने कई बार अपने शो में इसकी व्याख्या भी की, कैसे मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों के सामने में जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुरली मनोहर जोशी ने हम सबके सामने में अपनी दीपावली मिलन समारोह में कहा था कि किस पार्टी से लड़ेगा। ये बताता है कि कितने हल्केपन सोच में थे और कितनी सच से दूर थे मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता। लाल कृष्ण आडवाणी के सामने बीजेपी घुटने के बल थी उस दौर में, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को ससम्मान पूर्वक उनके पृथ्वीराज निवास में केंद्रित कर दिया, और हर मंगलवार को जो वो एक लेख लिखते थे वो भी बंद हुआ ताकि कोई टसल सरकार में ना हो। और फिर नरेंद्र मोदी की लकीर इतनी लंबी होती चली गई कि वो विश्व के स्तर के नेता बन गए। आज प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा पूरी दुनिया में है। तो संघ जानता है कि उसका एक प्रचारक स्वयंसेवक
भारत को किस ऊंचाई पर ले गया है। तो जो लोग इस हल्केपन में इस तरह की बातें करते हैं कि संघ में दबाव पड़ा और खलियर खैरातियों का गैंग इन तस्वीरों को भूल करके एक अलग फेक नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है। आप यदि इस पूरे खेल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की गई और पूरे देश में इस बात को लेकर के उत्पात मचाने की कोशिश की गई कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है। तो विमर्श को कहां तक ले जाया गया, जरा सा कुछ इन खलिहरों के इस खेल को देखिए। ये बहुत क्रांतिकारी, जो केजरीवाल के साथ दुकान लगा रहा था, इधर संसद में बहुमत का संकट, उधर योगी ने छेड़ दी बगावत, भागे भागे संघ के दरवाजे पर पहुंचे मोदी, छुपा रहा है मीडिया। जैसे कि कितना ज्ञानी रहा, सोचिए ऐसे मक्कार, ऐसे चिरकुटों की टोली संपादक हुआ करता था। और इसको देखिए, योगी के डर से मोदी का जाना पड़ा नागपुर, बनती हुई बात अचानक बिगड़ गई, संघ नहीं हो रहा राजी, ऐसे हालात में मोदी शाह क्या करेंगे। दरअसल इन सबको लग रहा है कि जल्द से जल्द मोदी सत्ता से बाहर हट जाए। ये पूरा नैरेटिव इस बात को लेकर के कि मोदी सत्ता से बाहर हो जाए ताकि इन सब का पूरा खैरात युग फिर से आए। क्या इतनी आसानी से सब कुछ होगा? इस नैरेटिव बनाने में कि क्या मोदी का कद इतना बड़ा हो गया, उस कार्यक्रम में आप नितिन गडकरी को आप दूसरे तरीके से आप देख पाए होंगे। नितिन गडकरी एकदम लगा जैसे बिल्कुल साइड पड़े हुए हैं। और मोदी के एक अलग अलग फ्रेम कई चीजें बताती हैं इस बात को कि संघ और बीजेपी एक दूसरे से अलग कतई नहीं है। जो गलती 2004 में संघ ने किया, उसी तरह की गलती एक तरह से संघ ने 2024 में भी करने की कोशिश की। संघ को यह पता है कि 2004 की गलती कितनी भारी पड़ गई। संघ को यह पता है कि नरेंद्र मोदी के कद का नेता दूर दूर तक नहीं है। संघ को पता है कि अभी 1 to 10 में सिर्फ नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्या इस बीच नरेंद्र मोदी ने सही मायने में ये प्रस्ताव डाल करके कि वो 75 साल की उम्र के बाद नहीं रहेंगे, क्या ये रूल बनेगा? या फिर संघ स्वयं, पूरी भाजपा एक इस बात को लेकर के मोदी पे दबाव बनाएगी कि अभी आपको प्रधानमंत्री रहना है। तो क्या तब तक रहना है जब तक भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना है? मैं बात आगे ले जा रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक भारत के अगले राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों के उस एजेंडे को काटने के लिए कि मोदी एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब भारत में अब तक कोई पिछड़ा राष्ट्रपति नहीं बना है। अभी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी एक दलित जाटव नेता भारत के राष्ट्रपति बने। उससे पहले एक ब्राह्मण प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम। लेकिन अतीत में आप देख लीजिए, राजेंद्र बाबू से लेकर के यदि जातिगत समीकरण के आधार पे कोई पिछड़ा इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना, तो क्या नरेंद्र मोदी पहला पिछड़ा होंगे जो इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? और मोदी जानते हैं कि इस बदले दौर में फिर राष्ट्रपति पद की महत्ता क्या हो। क्या 2017 के बाद से 2027 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उस चुनाव में वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे? और इसीलिए 2027 से पहले संघ के हर सपने को वो पूरा करेंगे। एक सीमा के बाद जब आप सब कुछ खत्म कर चुके, सब कुछ कर चुके होते हैं, तो फिर आप उस फॉर्म में ही रिटायर करना चाहते हैं, थक करके नहीं। तो क्या संघ के हर एजेंडे को पूरा करके, संघ के हर सपने को पूरा करके, 2027 तक संघ के हर सपने को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति, इस तरह की राजनीति, पॉलिटिकल राजनीति से मुक्ति लेकर के भारत के प्रधानमंत्री का खुद त्याग करके राष्ट्रपति संघ और भाजपा के प्रेशर में, एक सम्मान में राष्ट्रपति के दांव में होंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। आज तक प्रधानमंत्री के इस भारत में जहां
एक टेलीविजन चैनल में तय हो जाया करता था कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, वो आज की मीडिया यह तक नहीं पता कर पाती है इतनी सुविधाओं के बीच कि किसको हटाया जाएगा। कानून मंत्री, तब के कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद से लेकर के प्रकाश जावड़ेकर जैसे कद्दावर नेताओं को दूध की मक्खी की तरह हटा दिया गया। उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। राष्ट्रपति चयन को देख लीजिए यदि आप, तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले तैयार करते हैं। रामनाथ कोविंद को देखिए, रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना था, इससे पहले उनके कद को एक तरह से उस लायक बनाया गया और वो बिहार राज्य के राज्यपाल बने। द्रौपदी मुर्मू की प्लानिंग जो है वो नरेंद्र मोदी के दिमाग में सालों से थी, इसीलिए एक सामान्य विधायक जो उड़ीसा का था उसे झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। ऐसे ही उठाकर किसी को राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाता। तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की नैरेटिव्स तय करते हैं। तो क्या आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में इस बात का प्रस्ताव रखेंगे कि उन्हें अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? क्या उससे पहले वक्फ बिल, कॉमन सिविल कोड, ये सब चीजें पास हो जाएंगी? और सबसे महत्वपूर्ण एक और, एनआरसी भी। क्या एनआरसी भी प्रधानमंत्री संघ के तमाम सपनों को पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी एक ऐसे रिटायरमेंट की तरफ की तैयारी करते नजर आएंगे कि देश के इतिहास में याद रखा जाएगा? उम्र के ढलान के बाद कई चीजें बदलती हैं, वो तेवर निश्चित रूप से बदलते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, लेकिन भारत द्रोही जिस एजेंडे में जिनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से समस्याओं का हट जाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये पूरा गैंग शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी से लेकर किसको सपने प्रधानमंत्री बनाने का देख रहा था। लेकिन इतना तय मैं मानता हूं कि चाहे कुछ भी कोई लगा दे, योगी आदित्यनाथ को लेकर के, योगी आने वाले दिनों में अपनी लकीर इस कदर बड़ी कर जाएंगे कि उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और नरेंद्र मोदी का हाथ उनके कंधे पर है। तो जिन लोगों को लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी से वो मुक्ति पालेंगे, उनकी मुश्किलें योगी आदित्यनाथ के तेवर को देखकर समझ जाना चाहिए। जैसे अटल जी बहुत अच्छे थे आडवाणी जी के सामने में, आडवाणी से नफरत करने वाले लोग आडवाणी से मोहब्बत करने लगे जब नरेंद्र मोदी आए। तो जब योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पूर्व सब के सब उस नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करने लगेंगे और नरेंद्र मोदी को याद करने लगेंगे जब योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसा साफ लग रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि नरेंद्र मोदी को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। मोदी पूर्णकालिक राजनीतिक में जीते हैं, वो कभी इस बात की आवाज किसी को उठने की हैसियत नहीं देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री और इस तरह की उम्र में 75 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसका स्वास्थ्य बेहतर है, जो कर्मयोगी तपस्वी की तरह है, उसके लिए इस उम्र के कोई मायने नहीं रह जाते। अजित डोभाल 80 पार जो काम कर रहे हैं वो किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। वैसे ही नरेंद्र मोदी के अंदर जो क्षमता 75 साल की उम्र में है वो 50 साल के लोगों में दिखाई नहीं देती। लेकिन संघ के मुख्यालय में निश्चित रूप से कोई निर्णायक प्रस्ताव आया है जो आने वाले दिनों में सबको दिखाई और सुनाई देगा। आज उतावलेपन में जिन लोगों ने, खास करके राष्ट्रवादियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी की जगह योगी, उनकी जल्दबाजी से भी ये पता चलेगा। लेकिन मोदी कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले 6 महीने में आपको साफ दिखाई देगा कि कॉमन सिविल कोड, वक्फ बोर्ड बिल के बाद ये कॉमन सिविल कोड और एनआरसी जो संघ का सपना है वो पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से बाहर होंगे। वैसे संसद में उनके बयान कुछ और कहते हैं, लेकिन बदले हुए तेवर सही मायने में कुछ और कहते हैं। देश उस समय में याद करेगा कि भारत के इतिहास में न भूतो न भविष्यति, जब मोदी को खोने का दौर आएगा तब देश समझ पाएगा कि मोदी ने क्या कुछ किया है। इस 11 साल में भारत, दुनिया के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या बनी है, भारत कहां से कहां आया है, और खास करके कोविड काल में यदि नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होता तो क्या होता। इन तमाम चीजों के मंथन का दौर
सितंबर, याद रखिएगा 17 सितंबर 2025 के बाद यह देश कई मंथन करेगा। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? मोदी से कई और सपने इस देश को है, उसके लिए देश का दबाव होगा और प्रधानमंत्री उस बीच निकल जाएंगे। एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, एनआरसी, वक्फ बिल और यूसीसी लागू करने के बाद क्या देश उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप, भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में देखेगा? क्योंकि मोदी इतनी आसानी से राजनीति से विलुप्त हो जाएंगे, इसकी संभावना भी कतई नहीं है। जिस तरह से देश एक निर्णायक नायक के रूप में प्रधानमंत्री को देखा, एक अलग खेमे के राष्ट्रपति के रूप में भी उन्हें याद रखेगा। इसकी संभावना मुझे आज पता नहीं क्यों दूर दूर तक दिखाई दे रही है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। खैरात के लिए के खिलाफ इस स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान के लिए गहरी सहयोग यदि संभव हो तो जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।